ऐसे भोले बनकर हैं बैठे जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है, दिन है ये रात नहीं, क्या है कुछ भी नहीं है अगर होठों पे है खामोशी मगर बातें कर रही हैं असर चुपके चुपके हो, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। दोस्तों, आज हम लोग उपसर्ग की यात्रा करने जा रहे हैं। यह एक वैसी हसीन टॉपिक है जो बिहार इंटर परीक्षा में हिंदी रखने वाले सभी बच्चों को 3 से 4 अंक जरूर देंगे। जिन लोगों को भी पता रहेगा पूरी तरह से, वो पूरे 4 के 4 ले आएंगे। दोस्तों, वादा करता हूँ आप यदि अच्छी तरह से इस टॉपिक को आज बिना स्किप किए हुए पढ़ेंगे तो आपको ये 3 से 4 अंक लाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस उपसर्ग के वर्ग की बड़े ही टेक्निकल अंदाज में, ठीक है। लेकिन उससे पहले आइए हम जानते हैं कि उपसर्ग कहते किसे हैं। ध्यान से यदि आप सुन लेंगे बातों को, हर एक अल्फाज को, तो आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। तो सुनिएगा ध्यान से, ये उपसर्ग होता क्या है पहले ये समझने की ज़रूरत है हमें। देखो, उपसर्ग जो है ना, वास्तव में शब्द का छोटा सा टुकड़ा होता है। शब्द का छोटा सा टुकड़ा होता है। ये कोई शब्द नहीं होते जैसे आम, कटहल, किताब, कलम, टोपी, ये सब शब्द हैं। ऐसे शब्द नहीं होते हैं, ये शब्द के टुकड़े हुआ करते हैं। शब्द का टुकड़ा, जिसको कि शब्दांश कहिए या शब्द का टुकड़ा कहिए, तो शब्द का टुकड़ा होता है उपसर्ग, ठीक है। इसको अच्छे से आइए समझते हैं। तो उपसर्ग क्या होता है, तो लिखेंगे हम वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के में लगकर उस शब्द में परिवर्तन ला दे, या शब्द को प्रभावित कर दे, शब्द को प्रभावित कर दे, वैसे शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं, आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगी। शब्द का छोटा सा टुकड़ा जो कि किसी शब्द के शुरू में लग जाएगा, कोई शब्द के शुरू में लग करके उस दिए गए जो शब्द रहते हैं पहले से, उसमें परिवर्तन ला दे, बदलाव ला दे, उसका मीनिंग चेंज कर दे, या उसे किसी न किसी तरह से प्रभावित कर दे। थोड़ा सा ही परिवर्तन करे या ज़्यादा परिवर्तन करे, लेकिन उसमें परिवर्तन कर दे, उसको प्रभावित कर दे, है ना। वैसे ही शब्द के टुकड़े को, यानी कि शब्दांश को, शब्दांश कहिए या शब्द का टुकड़ा को ही हम उपसर्ग कहते हैं बच्चों। मैं आइए उदाहरण में आपको समझाता हूँ। जैसे उदाहरण में हार, अब देखिए हार मतलब तो माला होता है, लेकिन इसमें एक शब्द का टुकड़ा देखो लग गया, शब्दांश लग गया प्रहार। प्रहार मतलब होता है कोई चीज़ पर मारना, आक्रमण करना, है ना, कोई चीज़ पर। तो कितना बड़ा एक माला हो रहा था, एक प्रहार हो गया। अब देखो ये जो हार है उसमें एक शब्दांश में लगा रहा हूँ आ। अब क्या हो गया, आहार। आहार मतलब तो खाना हो जाएगा। देख रहे हैं कितनी बड़ी बदलाव आ रही है। जैसे आप देखिए हार है, इसमें वी लग गया, विहार। विहार मतलब होता है भ्रमण करना, घूमना। अर्थ में कितने ज़्यादा बदलाव लग गए, वी लग करके, आ लग करके, प्र लग करके।
तो ऐसे ही शब्द के टुकड़े को, शब्दांश को हम क्या कहते हैं, तो उपसर्ग कहते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ इतना आप जरूर समझ गए होंगे। आइए अब उपसर्ग को कैसे पकड़ा जाए, कैसे इसे कहीं से भी खींच निकाला जाए, उस पर हम चर्चा करेंगे। कि अ है ना, आ, वी, बे, सु, कु, स, क, प्रति, अधि, अभी, देखते रहिए, उप, देखिए उप है, अप है, नी है, ठीक है, निर है, देखिए निस है। ये सब इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपसर्ग है। हम लोग सिर्फ उसी उपसर्ग को पढ़ेंगे जो कि महत्वपूर्ण है और जिसमें से ही पूछा जाएगा। देखो, दुर है, दुस है, परी है। अभी मैंने प्र का उपयोग किया था कुछ देर पहले उदाहरण में, जैसे बोलते हैं पराजय, पराभव, तो परा का यूज होता है कि नहीं। जैसे है उत, एक है उन, भर, आपको रहेगा अध, अध पका, अध जला, सम। इतने उपसर्ग को आपको दिमाग में रखना है ना, आपका काम निकल जाएगा। तो आप लोग झटपट में इसका जो है स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। अनु को भी आप रख सकते हैं दिमाग में। अब देखिए काम कैसे करता है। जैसे है अमर, उदाहरण में देखिएगा ध्यान से। उदाहरण जैसे कि है हमारे पास में अमर, तो देख लीजिए कि एक मूल शब्द है कि नहीं है। मूल शब्द क्या है, मर यानी मरना। उसके बाद देखिए एक शब्द का टुकड़ा ऊपर से लग गया है, अमर यानी जो नहीं मरे, अमर, तो अ लग गया। अ लगा हुआ है यानी कि अमर में यदि उपसर्ग पूछेगा तो कहेंगे अ, इसमें क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। ये अ जो है ये इसमें उपसर्ग हो गया, है कि नहीं। अशुद्ध, शुद्ध एक मूल शब्द है। मूल शब्द तो शुद्ध दिख रहा है, एक स्पेशल अपना अर्थ निकाल के रख रहा है। अब अशुद्ध यानी कि शुद्ध जो नहीं हो, देखो कितना बड़ा अर्थ परिवर्तन ला दिया। तो यही शुरू में लगने वाले शब्द के टुकड़े क्या होते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। इसमें अशुद्ध में अ हो गया, है ना। जैसे है आमरन, मतलब जब तक मर ना जाए, आमरन। आ देखिए इसमें लग गया है। आक्रोश, इसको ध्यान से देखिए, आक्रोश क्या लग गया इसमें, आ लग गया है। जैसे बोले हम आगमन, क्या लग गया है, आ लग गया है। देखते रहिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी ट्रिकी है, उसको नहीं समझे तो समस्या बन जाएगी। इसमें क्या लग गया, वी लग गया। ज्ञान मीन्स तो ज्ञान होता है, और विज्ञान मतलब होता है विशेष ज्ञान। जैसे कि बे है, अब बे से जैसे बेस्वाद, जिसमें स्वाद ना हो, बेस्वाद। इसका तो तुम अपने खुद ही समझ सकते हो। सु जैसे सुमधुर, जैसे सुशील, शील मीन्स होता है शिष्टाचार, और सु मीन्स सुंदर, सुंदर शिष्टाचार वाला, सुशील, है ना। कु से जैसे कुकर्म, कुत्सित, है ना। तो कु लगा हुआ जो रहेगा तो कु को हम क्या कर लेंगे, उपसर्ग मान लेंगे। सौ, अब सौ में क्या होगा, सौ में जैसे सपूत हो, तो सुंदर जो बेटा हो वो होता है सपूत, है कि नहीं। अब जैसे को है, क से हो गया कपूत। सौ से देखो जैसे परिवार में लग गया, सौ परिवार, परिवार के साथ, यहाँ पर सौ का मतलब साथ हो गया, यहाँ पर सौ माने सुंदर हो गया। जैसे प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, प्रति उपसर्ग हो गया। अब अधिक देखिए, जैसे अधि, जैसे अधिपति, अधिपति, अधिपति में क्या लग गया, अधि लग गया है, तो अधि क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, है कि नहीं। जैसे देखिए अध्यक्ष,
अध्यक्ष, इसको देखिए ध्यान से, इसमें तो अधि आराम से खोज लिए, लेकिन यहाँ पर देखिए आधा ध दिया हुआ है। अब इसमें यदि पूछ दे कि कहाँ उपसर्ग है, तो ध्यान रखो बच्चों, या तो अधि हो या अ के बाद आधा ध कहीं पर आ रहा है, आधा ध यदि कहीं पर आ रहा है तो उसमें भी बताइएगा। जैसे अध्यात्म, अध्यात्म एक शब्द है हमारे पास में, अध्यात्म, ठीक है। अब इसमें कोई पूछ दिया कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, 4 ऑप्शन दिया रहता है, तो आराम से बोलो अधि, मैंने बोला है आधा ध रहेगा तो अधि, ओ और आधा ध आए तो अधि ही हुआ, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अब ऐसे ही देखिए, जैसे अध्यादेश, अध्यादेश, ये अधि वाले पर थोड़ा सा फोकस करना है, नहीं तो गलती हो सकती है, क्योंकि परीक्षा में जो 4 ऑप्शन देगा उसमें 4 ऑप्शन अध्यक्ष दे करके, जैसे मान लो दे देगा अधि, अध, आधा अध देकर दे देगा मान लो अधे, तो तुमको अधि पकड़ना है। ऐसे ऐसे और भी जो ट्रिकी बातें हैं उसे भी मैं समझा दूं, ताकि आपकी समस्याएं ना टेलीस्कोप से नज़र आए ना माइक्रोस्कोप से। ज़्यादा नहीं कमेंट करना है, बस इतना देख लीजिए काफ़ी है। अ आ अधि अभि अप उप नी निर निस, अ आ अधि अभि उप अप नी निर निस, बेसुकु बेसुकु सक प्रति दूर दुस, सक प्रति दूर दुस, परिप्र पराउत, परिप्र पराउत, उन भर अध सम अनु, उन भर अध सम अनु। आप ऐसे करके हंसी मजाक में चीज़ों को कमेंट कर सकते। उदाहरण मैं और दे रहा हूँ, जैसे परा, परा लगा हुआ है, अब परा का जैसे बनाना है तो पराजय। अब इसमें पूछा कि कौन सा उपसर्ग है, तो बोलिए परा इसमें उपसर्ग है कि नहीं। पराभव, पराक्रम, इस सब में उपसर्ग कौन सा हुआ, तो इस सब में जो है परा उपसर्ग है, परा उपसर्ग है सब में, है कि नहीं। अच्छा, उन, ये उन को ध्यान से देख लीजिएगा, उन, उन उपसर्ग कब लगता है, किसको कहते हैं, जब कोई संख्या आए जिसमें उन लगा रहता है, तो कहेंगे कि इसमें उन उपसर्ग आ गया है, ठीक है, याद रहेगा, उसमें कहेगा उन उपसर्ग लगा है, बाकी कहीं पर उन उपसर्ग नहीं लगता है। जैसे उन मतलब होता है से एक कम, से एक कम, जैसे 39, 39 यानी 40 से एक कम। अब इसमें मान लो तुमसे पूछ दिया 39 में कि इसमें उपसर्ग कौन है, तो आराम से बोलिए उन। ऐसे 69 है ना, 79, 29, इस सब में कौन सा उपसर्ग है, तो बोलिए उन उपसर्ग है कि नहीं। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। लेकिन अब देखिए उन्नति, उन्नति तो कोई संख्या नहीं है, उन्नति तो कोई संख्या नहीं है, तो बिना संख्या वाला जो उन आ जाए तब जो पूछे कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो ध्यान रखिए, ट्रिकी बात सबको ध्यान से सुनिए, तो इसमें जो है उत उपसर्ग आ गया है, उत उपसर्ग। उन्नति में कौन सा उपसर्ग है, तो उत उपसर्ग है। बच्चों ध्यान रखिएगा, जिस शब्द के शुरू में उत लगा हो वो तो उसमें तो उत उपसर्ग रहता ही है, लेकिन बिना संख्या वाला यदि उन लग कर आ जाए किसी वह शब्द में तो वहाँ भी उत उपसर्ग होता है। तो सीधा समझिए कि उन्नति में कोई पूछे कि उपसर्ग कौन है, तो बोलिएगा उत, इन्हें कि उन बोल दीजिएगा, गलत हो जाइएगा। अब जैसे उत्थान है, उत्थान में कौन उपसर्ग है, तो यही उत, उत उपसर्ग है। तो ये सब कुछ ट्रिकी बात है ना, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो सकते हैं आप, है कि नहीं। तो इस सब को आराम से लिखते चले जाइए। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसे देखिए दुष्कर्म है, तो यहाँ पर मान लो मूर्धन स जैसा, लेकिन हम क्या कहेंगे इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो दुस उपसर्ग है, इसमें दुस उपसर्ग है। अब ये देखिए दुस्शासन, दुस्शासन है ना, दुस्शासन। अब इसमें दू के बाद तो तलब स जैसा है, लेकिन उपसर्ग कौन सा है, तो दुस उपसर्ग है। देखो सौ, यहाँ पर दंत सौ जैसा है, हलंत मारा हुआ है, तो इसको कहिएगा उपसर्ग। याद रखिए, नहीं तो दिमाग से उतर जाएगा। दुस जब भी आ जाए, चाहे कोई भी सौ हो, है कि नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको मानना है कि यहाँ पर दुस उपसर्ग है ना, दंत सौ वाला ही लगाइएगा दुस में, है कि नहीं। इस चीज़ को ध्यान नहीं रखिएगा
तो गलत हो सकते हैं, है ना। ऐसे ही मैं आपसे पूछूंगा दुस्साहस, 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 इसमें जो है, इसमें क्या है, इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो दुस, वही दुस उपसर्ग है ना। ऐसे ही दुष्प्राप्य जैसे रहेगा तो कौन सा उपसर्ग है, तो दुस। दू और सौ जैसा भी सौ हो, आपको दुस उपसर्ग उसमें चलाना है। सॉरी, इसमें दंत सौ होगा यहाँ पर दुस्साहस में, ठीक है। तो दू के बाद कोई सा भी सौ क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको कहना है कि ये दुस उपसर्ग उसमें लगा हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब जैसे अप वाला दे दें, जैसे अपमान, अपकर्ष, है ना, अपमान, अपकर्ष। इसमें यदि कोई पूछ दे कि कौन सा उपसर्ग है, तो बोलिए आराम से अप उपसर्ग है। अब थोड़ा सा ये अभी वाला मैं बता रहा हूँ, ये भी कंफ्यूज करता है, अभी वाला। तो देखो जैसे है अभ्युदय, अभ्युदय, इसमें यदि ओ और आधा भो है, इसमें यदि आपसे कोई पूछ दे कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो ये मत बोलना कि ओ और आधा भो, नहीं, उसमें अभी उपसर्ग है, ठीक है, इसमें अभी उपसर्ग है। ओ भौर्सिकार भी मिल जाए तब तो अभी उपसर्ग है ही। जैसे एक हम दे रहे हैं आपको अभिलाषा, अभिलाषा, इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें तो सीधे तौर पर दिख रहा है कि अभी उपसर्ग है, लेकिन ओ और आधा भौ रहे तो भी जो है माना जाता है कि कौन सा उपसर्ग है, तो अभी उपसर्ग ही है। इससे पूछेंगे अभिप्राय, अभिप्राय में कौन सा उपसर्ग है, तो आराम से आप बोल सकते हैं अभी उपसर्ग है। लेकिन कुछ लोगों को जब अभ्यास में पूछ दिया जाए कि कौन सा उपसर्ग है, तो वो कन्फ्यूज कर सकते हैं, तो कन्फ्यूज अब नहीं करना है। ओ और आधा भौ जब भी आए तो उसमें भी बताइए कि यहाँ पर अभी उपसर्ग पहुँच चुका है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये अभी वाला भी थोड़ा ट्रिकी है, देख लीजिएगा तो कोई ट्रिकी नहीं रहेगा, सब आसान हो जाएगा, है ना। बाकी सब में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, कुछ एक दो जगह और प्रॉब्लम बनेगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए फटाफट, मैं आगे बढ़ूँ, आगे भी मुझे बताना है। तो चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ पहले। अच्छा, जैसे बोलो प्रतिछन रहेगा तो उसमें कौन सा उपसर्ग है, प्रति, ये सब आसान है, सीधे लग जाता है ना। जैसे बदहवास, बदनाम, वो सब क्या हो गया, तो बद उपसर्ग लगा हुआ है तो उस समय कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो एक बे को ले लो, बहुत सारे उपसर्ग होते हैं, बात को बस समझ जाइए। मूल शब्द के अलावे जो चीज़ बचता है, छोटा सा टुकड़ा, मूल शब्द को छोड़कर, एक शब्द है मूल, उसको छोड़ करके जो भी बचता है टुकड़ा छोटा सा शुरू में, वही क्या होता है, उपसर्ग होता है। कुछ ट्रिकी बात है, उस सबको ध्यान रखिए, खेला खत्म है, टेंशन खत्म है। अब जैसे बे है, तो बे तो मैंने लिखा भी था शायद, हाँ वहाँ लिखा हुआ है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। देखिए अनु जैसे है तो अनुशासन है कि नहीं, अनुराग हो जाएगा। भर वाला जैसे भरपेट, भरसक, वो सब हो जाएगा। परा का बता ही दिए। प्र में भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मान लो मिल गया प्रकाश, इसमें प्र उपसर्ग हो गया। तो जैसे देखो यहाँ पर निबंध, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पूछेगा कौन सा उपसर्ग है, तो बोल दीजिए नी उपसर्ग है कि नहीं। जैसे निदान, कौन उपसर्ग है, तो नी उपसर्ग है। दान एक अलग वर्ड हो गया। निरोगी, कौन सा उपसर्ग है, तो नी उपसर्ग है, क्योंकि रोगी एक अलग शब्द हो जाता है ना। उपहार अभी तो बताया था, इसमें क्या है, उप उपसर्ग है। अध, अध में भी कोई दिक्कत नहीं है। अध जला, है ना, अध पका, तो इस समय क्या है, अध जो है उपसर्ग हो गया। ये था तो बेईमान, है ना, बेइज्जत, है ना, तो वो भी पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं। एक चीज़ ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। 100 के ऊपर यदि अनुस्वार बैठ जाए, याद रखिए 100 के ऊपर यदि अनुस्वार बैठ जाए, ऐसा करके कोई वर्ड हो, तो उसमें पूछे यदि कि कौन सा उपसर्ग है, तो आप तुरंत बोलिए कि उसमें सम उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। संस्कार में कौन सा उपसर्ग है, तो झट से बोलिएगा सम उपसर्ग लगा हुआ है। ऐसे ही संस्कृत,
देखिए क्या लगा हुआ है, 100 पर अनुस्वार है कि नहीं है, तो कौन सा उपसर्ग है इसमें, कोई पूछ दे 4 ऑप्शन में दे दे तो क्या कहोगे, सम उपसर्ग लगा हुआ है कि नहीं। 100 के ऊपर अनुस्वार हो तो दिमाग में सेट कर लीजिए कि कोई पूछेगा तो हमको क्या कहना है, तो सम उपसर्ग हमको कहना है। 100 मौ के ऊपर, मौ के नीचे हलंत। निस वाला देख लीजिए, जैसे है निष्कर्ष, इसमें भी वही दुस वाला बात है। जैसे दू और कोई भी 100 आ जाए तो भी यही वाला लिखना है, दुस पर उपसर्ग होगा। वैसे ही जैसे है निष्काम, मान लो, ठीक है। अब इसमें आपको पूछ दिया कि कौन सा उपसर्ग है, तो दिमाग में रख लीजिए। यहाँ पर कौन सा 100 है उसको भूल जाइए, यही लगाइएगा हमेशा। नी और 100 मिल जाए तो हमेशा उसका उपसर्ग निस होगा, इसको ध्यान में रखना है, तो गलत हो जाइएगा। निष्फल कौन सा उपसर्ग है, तो निस उपसर्ग है, निस। ये वाला 100, कोई दूसरा 100 नहीं लगाना है, ये वाला 100 देना है, नहीं तो हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। बस इस वीडियो को बार बार देखना है, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, है ना। जैसे वैसे तो निःशुल्क होता है, लेकिन मान लो ऐसे करके लिख दे निःशुल्क। वैसे तो आपको पता होगा निःशुल्क लिखने के लिए कैसे क्या किया जाता है, ऐसे निःशुल्क, ऐसे भी लिखा जाता है निःशुल्क, लेकिन मान लो ऐसे करके भी दिया जाता है निःशुल्क। इसमें कहेगा कि कौन सा उपसर्ग है, तो झट से बोलिए निस। वो जो निस लिखा हुआ है वही इसका भी, निस जैसे भी आए कहीं पर भी तुरंत बोलो निस। ये दंत 100 वाला हलंत, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें झटपट में आप तुरंत में बता दीजिए कि कौन सा होगा, है ना। तो कुछ भी भारी नहीं होगा, कहीं दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब जैसे इसमें तमाम चीज़ें मैंने लिखा है, अब शायद नहीं लिखा है, अब एक अब को भी जोड़ लीजिए बाबू, अब ये भी आ सकता है। जैसे अवलोकन, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अवलोकन देखने से ही लग रहा है कि लोकन एक अलग तरह का वर्ड है, ये छोटा सा टुकड़ा एक्स्ट्रा में जुड़ गया है। तो अब इसमें क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। अवशेष, अवशेष, इसमें अब क्या हो गया, तो अब उपसर्ग हो गया। ऐसे पढ़ोगे तो चीज़ें आराम से स्पष्ट से समझ में आ जाती हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। निर्भय, निर्भय दिख रहा है, निर्भय। अब निर्भय आप बोलिए, बोल कर देखिए निर्भय। निर क्या आ रहा है, निर। जिसको बोलने में शुरू में निर आ जाए उसमें भूल से भी नी उपसर्ग मत कहिएगा। निष्काम में नी के बाद 100 आ रहा है, इसलिए वो निस हो गया। जब नी के बाद 100 आ जाए तुरंत में तो उसमें निस उपसर्ग होगा। जब नी के बाद 100 नहीं है तो वो नी उपसर्ग लग, इसका मतलब लगा हुआ है निडर, निहत्था, नी उपसर्ग आ गया, क्योंकि नी के बाद 100 नहीं है, और नी के बाद कोई भी 100 हो तो निस उपसर्ग होता है, ठीक है। निहत्था हो गया, निडर हो गया। इसमें क्या है, इसमें जो है नी उपसर्ग हो गया। लेकिन जब नी के बाद रो का उच्चारण होने लगे तो वहाँ पर कहेगा निर उपसर्ग आया है। कौन सा उपसर्ग आया है, निर उपसर्ग आया है। जैसे निर्भय, निर्भय में यदि कोई पूछ दे तो निर हमको बोल कर देखना है, उच्चारण देखना है इसका। निर आ रहा है, तो इसलिए इसमें कहिए कि इसमें निर उपसर्ग है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, अपना सतर्की से निर को चुन लोगे, है कि नहीं। अक्सर बच्चे नी, निर और निस, जबकि आसान है, फिर भी कई बार गलती कर देते हैं, है कि नहीं। तो ऐसी गलती आपसे नहीं होना चाहिए, इसका पूरा ध्यान आपको रखना है। अब मैं इस पर और भी उदाहरण दे देता हूँ ताकि आपकी परेशानी पूरे ख़त्म हो जाए। जैसे निरपराध, निरपराध। अब यहाँ पर तो सद्य दिख रहा है निर, तो निर, तो इसका क्या होगा उपसर्ग, तो नी और रो हलंत, निर ही हो जाएगा इसका, है कि नहीं। अब जैसे रहेगा निर्मल, निर्मल बोल के देखिए, निर्मल, निर आ रहा है तो निर उपसर्ग है इसमें, है कि नहीं, निर उपसर्ग आ गया है ना। निर्जल क्या है, निर उपसर्ग है कि नहीं। इसी में यदि मान लो आपको रहेगा निबंध, निबंध। अब निबंध में देखिए नी के बाद ना तो रो है, रो रहता तब रो का उच्चारण भी होता तब ना निर कहते, ना ही 100 है तो निर भी नहीं है, और 100 नहीं है तो निस भी नहीं है, तो तीनों नी वाला है,
एक है अकेला नी वाला, तो निबंध में कौन है उपसर्ग, तो नी उपसर्ग हो गया। निहत्था में कौन है, नी के बाद स्व नहीं है, नी के बाद र नहीं है, इसका मतलब नी उपसर्ग है। तो इस सब चीज़ का यदि आप ध्यान रख लेते हैं तो समस्याएं नहीं आएगी। ये सम वाला याद रखिएगा कि 100 के ऊपर में अनुस्वार जब भी हो तो समझ जाएंगे कि जो है क्या है, सम उपसर्ग उसमें आया है जब भी 100 के ऊपर अनुस्वार हो। एक दो बात और बताऊंगा फिर मैं छोड़ दूंगा आपको, इसको मैं मिटा देता हूँ, कुछ और बातें बतानी है। अच्छा आप लोग तब तक मैं बताइए, उपकार में कौन सा उपसर्ग है, तो उप उपसर्ग होगा कि नहीं होगा। उपहार में उप उपसर्ग है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको परि के बारे में बताना है। देखो जैसे है परिसर, इसमें परि उपसर्ग हो गया। एक बात का ध्यान रखोगे, प के बाद जब अगला वर्ड हो, प के बाद जब अगला अक्षर हो जिसमें रेफ लगा हो ऊपर में रेफ, वहाँ पर भी कहिएगा हमेशा कि उसमें भी परि उपसर्ग ही लगा हुआ है। ये कन्फ्यूजन नहीं तो बना देता है कुछ लोगों के साथ। जैसे पर्यावरण, देखिए आप इसको ध्यान से देखिए, प के बाद जो अगला अक्षर है उसमें रेफ लगा हुआ है कि नहीं लगा है, रेफ लगा हुआ है ना। जब भी रेफ लगा हुआ वाला अगला अक्षर आ जाए तो उसमें भी परि ही उपसर्ग होता है, इसको ध्यान रखना है। ये सब ट्रिकी बात है, परि रहेगा तब तो तुम खोज ही लोगे, लेकिन प के बाद अगला अक्षर में यदि रेफ लगा हो तो उसमें भी कहेंगे कि परि ही उपसर्ग है। मान लो है परिजन, परिजन में क्या है, परिजन में क्या है, तो परि उपसर्ग आ गया, तो आसान है। लेकिन यहीं पर रहेगा पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण, इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो कहिएगा परि उपसर्ग है। परि उपसर्ग आ रहा है, इसमें परि उपसर्ग है कि नहीं। ये मैं एक तरह से प्रैक्टिस पूरा करवा रहा हूँ आपको। अब जैसे आपसे पूछेगा परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है, परिक्रमा, तो आप इजीली बता देंगे कि सर परिक्रमा में तो परि उपसर्ग है। लेकिन यहीं पर मैं आपसे पूछ दूंगा कि पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग है, तो कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ध्यान में रखिए, प के बाद अगला अक्षर में यदि रेफ लगा हो तो वहाँ पर भी परि उपसर्ग होता है, तो इसमें परि उपसर्ग आ चुका है। ये कि दूर, यदि किसी शब्द के शुरुआत में दूर का उच्चारण हो जाए शुरू में, तो समझ जाएगा कि दूर उपसर्ग लगा हुआ है। जैसे दूर के, दूर वाला थोड़ा मैं दिखा देता हूँ। जैसे है दुर्गम, अब दुर्गम बोलकर आप देखिए, दुर्गम, दूर, दू के बाद र का उच्चारण हो रहा है, तो स्वाभाविक है यदि इसमें कोई पूछे कि कौन सा उपसर्ग है, दू और र में हलंत देकर आप उसे बता सकते हैं। दिन का बताओ तो क्या कहोगे, दुर्दिन का, तो कहिएगा दुर, दुर्दिन यदि मैं दे दूं तो क्या कहोगे, तो दूर प्रत्यय, दूर उपसर्ग लगा हुआ है कि नहीं। तो जहाँ पर दू के बाद रोल बोलने में आ जाए तो समझ जाएंगे इसमें दूर उपसर्ग आ चुका है। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सभी बातों को आप बड़े ध्यान से सुन करके कमांड करने की कोशिश किए होंगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए मुझे प्रख्यात, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है, देख लीजिए। इसमें कोई ऐसा चीज़ है जो शुरू में इसमें दिख रहा हो, तो आप कहेंगे यस सर प्र। जैसे प्रकाश में प्र था, वैसे ही इसमें भी प्र है। अच्छा, प्र के बाद यदि ये ती हो, प्र के बाद यदि ती हो तब प्र को उपसर्ग नहीं मानिएगा, तो सीधे प्रति को मान लीजिएगा। लेकिन अकेला प्र के बाद ती नहीं हो तो उसमें प्र उपसर्ग हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान नहीं रखने के कारण से लोग जो है गलती के शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही मैं पूछूंगा आपसे, प्रगति में कौन उपसर्ग है, प्रगति में, तो तुरंत कहिए प्र उपसर्ग है। प्रसार में कौन उपसर्ग है, तो क्या कहिएगा, प्रसार में तो प्र उपसर्ग है। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, यदि परा लग जाए, परा, तो उसमें प्र मत बोल दीजिएगा, परा एक अलग उपसर्ग होता है। जैसा कि मैंने इसमें लिखा होगा परा, ये देखिए परा, परा आए तो उसमें परा ही उपसर्ग हो जाता है। प्र ऐसे लिखा हो तब प्र उपसर्ग कहेंगे। अब प्र के बाद ती हो तो प्रति उपसर्ग हो जाएगा। पराक्रम, पराभव, है ना, तो इसमें परा उपसर्ग हो गया, है कि नहीं। अब जैसे अवलंब, अवलंब, इसमें बताइए कौन सा उपसर्ग है, तो कहेगा सर आराम से, अब
यहाँ पर लिखा हुआ अब क्या दिक्कत है। अनुशासन में बताइए कौन सा उपसर्ग है। अरे सर ये कौन भारी है, ये तो बिल्कुल आसान है। अनु उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है ना। भर में कौन सा, भर पेट में कौन सा उपसर्ग है बताइए। तो इसमें भर उपसर्ग हो गया, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसी तरह से है, जैसे हम पूछ देंगे आपसे अवमानना, अवमानना में कौन सा उपसर्ग है, तो बिल्कुल आसान है ना। अव तो अभी तो उपसर्ग है। अवचेतन, अवचेतन में कौन सा उपसर्ग है, तो अव उपसर्ग है। बच्चों इतना पढ़ लीजिए, आपका सारा समस्या दूर हो जाएगा। आपके परीक्षा में जो कुछ भी पूछा जाता है वो सारे प्रॉब्लम को आप बिल्कुल आसानी से रंग देंगे, भर देंगे बिना किसी टेंशन के, है ना। बस इसमें कंसेप्ट यही समझना है कि जो मुख्य शब्द है उसके अलावा देखिए कि क्या चीज़ बच गया है। जैसे इस सब के अलावे भी थोड़ा सा मैं जैसे बताऊं आपको, जैसे रहेगा मान लो ला इलाज। अब इसमें पूछा तो बड़ा आसान है, कौन सा है इसमें उपसर्ग, तो ला इसमें उपसर्ग हो गया, है ना। तो इसमें ला उपसर्ग हो गया, ला इलाज। वैसे ये सब अक्सर पूछता नहीं है, ये फिर भी मैंने कहा कि थोड़ा सा बता दूं। बार बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगी। जैसे सत्संग, सत्संग, सत्संग में कौन सा उपसर्ग है, तो सत्संग में जो है सत उपसर्ग है, सत उपसर्ग, सत उपसर्ग हो गया इसमें, है ना। तो ये सब वैसे पूछता नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। ऐसा ही रहेगा सतपात्र, सतपात्र, इसमें कौन सा उपसर्ग है, सत उपसर्ग है ना। तो यही सब है, लेकिन मुख्य रूप से ये सब है जिसको आपको देखना है। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो प्लीज़ नीचे जाकर ज़रूर ही इसे लाल बटन के द्वारा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हमारे हर लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। परीक्षा का समय है तो अच्छे से पढ़ना है ताकि हर एक बात समझ में आ जाए, यानी कि आधा अधूरा पढ़ ले कि बीच में जाकर परीक्षा में फंस जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी।